स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। अनुलेखन का तीसरा वीडियो पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग अनुलेखन के बारे में और विस्तार से जानेंगे। अभी तक हमने अनुलेखन के संबंध में कुछ बेसिक नॉलेज गेन किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वगैरह, और बाई डायरेक्शनल है या यूनी डायरेक्शनल है, किस तरह से हम दो स्ट्रैंड पर नहीं बना सकते हैं, केवल एक पर ही बनाते हैं। तो वहीं से आगे का अध्ययन अब हम अनुलेखन के संबंध में इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें डीएनए से ही मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना होता है। तो इस डीएनए को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से आप जानते हैं दो सिरे निकलेंगे, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। आपको हमेशा जो बात याद रखनी है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो स्ट्रैंड होगा उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ओके, हमेशा याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी स्ट्रैंड होगा उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जिस स्ट्रैंड की दिशा यानी कि जिस रज्जुक की दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगी उसे हम टेम्पलेट रज्जुक कहेंगे या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस में भी कई बार आपको सीधे पूछ लिया जाता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सा स्ट्रैंड होगा। ओके, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर आपको इमेज में दिया गया तो आपसे पूछ लेगा कौन सा स्ट्रैंड होता है। अब इसमें याद रखने वाली बात जो आपके लिए है अनुलेखन के संबंध में, देखिए इस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आपके मन में बिल्कुल ही सवाल उठ रहा होगा कि कोडिंग स्ट्रैंड पर ही आरएनए का निर्माण होता होगा, बट यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। कोडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण नहीं होता है। कोडिंग स्ट्रैंड पर कोई भी कोडिंग नहीं होती है। इस स्ट्रैंड का नाम फिर भी कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोडिंग नहीं होती है, उल्टा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी इस वाले कोडिंग स्ट्रैंड पर नो आरएनए फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी आरएनए यहाँ पर नहीं बनेगा कभी भी। तो जाहिर सी बात है, अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं हो रहा है तो कहाँ पर होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जहाँ पर आरएनए का निर्माण होगा। यानी कि आरएनए का निर्माण हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होगा और उसकी दिशा, देखिए हमेशा याद रखिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो आरएनए का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे चलते चलते और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप इतना समझ लीजिए, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और वहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है, टेम्पलेट रज्जुक जो होता है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में चलता है, वहाँ पर आरएनए का निर्माण होता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, जो एक कोडिंग स्ट्रैंड है यहाँ पर आरएनए का निर्माण क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी दिशा बिल्कुल वही है जिस दिशा में आरएनए को अपना निर्माण करना होता है। यानी कि देखिए, हमें पता चल गया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो आरएनए का निर्माण की दिशा में होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में। सिंपल सी बात है। और आप देखिए, यही दिशा कोडिंग स्ट्रैंड की भी है। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड भी किस दिशा में काम कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। और आरएनए के बनने की दिशा भी कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आप खुद सोचिए, अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर आप आरएनए का निर्माण करेंगे, अगर आप यहाँ पर आरएनए बनाते हैं तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में बन जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि आरएनए का निर्माण, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आरएनए निर्माण की दिशा कौन सी होती है? एक ऑप्शन दे देगा आपको, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप कहेंगे आरएनए का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होता है। इसीलिए ये हमेशा टेम्पलेट रज्जुक पर होता है, क्योंकि टेम्पलेट रज्जुक 3 से 5 की दिशा में होता है, और जब इस पर निर्माण होगा तो ये अपने आप ही 5 टू 3 की डायरेक्शन में होगा। कोडिंग स्ट्रैंड पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड ऑलरेडी पहले से ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होता है। वो बिल्कुल उसी दिशा में है जिस दिशा में आरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ओके, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आपको 3 to 5 दिया हो
चाहे वहाँ पर लिखा ना हो, लेकिन आपको याद रखना है 3 to 5 हमेशा कौन सा स्टैंड होगा, टेम्पलेट, ओके, और 5 to 3 हमेशा कौन सा स्टैंड होगा, कोडिंग। फिर क्या याद रखना है कि कोडिंग वाले स्टैंड पर कभी भी आरएनए का निर्माण नहीं होता है, टेम्पलेट वाले स्टैंड पर हमेशा आरएनए का निर्माण होता है। ये नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। उसके बाद आपने एक चीज़ और देख ली कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसकी दिशा और मैसेंजर आरएनए के निर्माण की दिशा बिल्कुल एक सी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अनुलेखन होकर के ये मैसेंजर आरएनए बनेगा, ओके, क्योंकि अनुलेखन आपको पता है कि टेम्पलेट स्टैंड पर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर अनुलेखन होने के बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, तो आप ध्यान दीजिएगा मैसेंजर आरएनए के निर्माण की दिशा तो हमने क्या कहा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये आपको क्लियर हो गया। और ये कौन सी दिशा है, बिल्कुल कोडिंग स्टैंड वाली दिशा है। और बनता किस पर है, टेम्पलेट स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। एक और समानता इसमें पाई जाती है कि जो क्षार क्रम होते हैं वो भी बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि कोडिंग स्टैंड के जो क्षार अनुक्रम होंगे और मैसेंजर आरएनए में जो क्षार अनुक्रम बनेंगे वो भी बिल्कुल एक समान होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे देख लेते हैं कि किस तरह से क्षार अनुक्रम भी बिल्कुल सेम पाए जाते हैं, किसमें, कोडिंग स्टैंड में और मैसेंजर आरएनए में। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड का क्षार अनुक्रम जैसा होगा उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड में माना हमने क्षार अनुक्रम ये लिख लिया, GC TTACC, ठीक है। तो माना जो टेम्पलेट स्टैंड है, जिस स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण हमें करना है उस स्टैंड पर क्षार अनुक्रम ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्षार अनुक्रम से मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये क्षार अनुक्रम ही मैसेंजर आरएनए को कोड करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, C के लिए G आ जाएगा, A के लिए T आता है, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल हो जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद फिर से ये आ जाएगा, थायमीन के सामने T के साथ एडेनिन आ जाएगा, ओके, और एडेनिन के साथ थायमीन आता है, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये कोड हमने किस में लिख दिए, मैसेंजर आरएनए में। तो मैसेंजर आरएनए के कोड आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा अभी आपसे कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उस पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, तो ये बन गया मैसेंजर आरएनए आपका, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। अब मैंने एक बात और कही थी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके कोड और कोडिंग स्ट्रैंड के जो कोड होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं। सिर्फ अंतर होगा तो किस चीज़ में होगा, केवल जो यूरेसिल बेस होता है आरएनए में वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे कोड होंगे हमारे, देखिए CGTT, ओके। तो देखिए ये बेस बिल्कुल देखो, क्योंकि ये तो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और इस कोड के आधार पर ध्यान दीजिएगा, जो टेम्पलेट स्टैंड में ये कोड हैं, ये डीएनए के कोड हैं जो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किए, मार्क किए। इन कोड के आधार पर इस मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ, ठीक है, इस मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ। और इस मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण हुआ है, अब इसके कोड से हम क्या करेंगे, अब इसके कोड से हम लोग कोड मिलाएंगे इसके, देखिए। तो ये देखिए बिल्कुल GTT, देखो T के थायमिन के बदले यूरेसिल आ जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, थायमिन के बदले यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा। CG AA T, थायमिन के बदले मैंने कहा था यूरेसिल आ जाएगा, और यहाँ G और यहाँ भी G। तो देखिए बिल्कुल जो आरएनए है उसके कोड बिल्कुल कोडिंग स्टैंड के जैसे होते हैं। और वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में हो रहा है और कोडिंग स्टैंड भी 5 to 3 की दिशा में होता है। तो आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा जो कोडिंग स्टैंड होती है वहाँ पर आरएनए का निर्माण कभी भी नहीं होगा, हमेशा टेम्पलेट पर होगा। 3 to 5 में आरएनए का निर्माण 5 से 3 दिशा की ओर होता है। और किस स्टैंड पर होता है, टेम्पलेट स्टैंड पर होता है, जो खुद चल रहा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में। चलिए कुछ और जानकारी इस संबंध में लेते हैं। अब आप लोगों ने अनुलेखन के संबंध में जो बेसिक नॉलेज है वो गेन कर ली है, तो हम अब आपकी बुक में एक टॉपिक है अनुलेखन इकाई, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो उस इकाई की तरफ चलते हैं और जानते हैं अनुलेखन के संबंध में और नई जानकारियाँ। चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में, जहाँ पर जो टॉपिक है अनुलेखन इकाई,
यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसके लिए पहले अनुलेखन इकाई को जानना जरूरी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आइए देख लेते हैं कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कौन कौन से भाग होते हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि जो अनुलेखन इकाई है वो डीएनए में होती है। ओके, यानी कि अगर ये डीएनए है तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो होगी, ये भाग होगा, ये अनुलेखन इकाई कहलाएगा। ओके, तो डीएनए में अनुलेखन इकाई के 3 भाग हैं। नंबर 1 है उन्नायक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर। दूसरा है संरचनात्मक जीन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अभी विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ। तीसरा होता है समापक, यानी कि टर्मिनेटर। देखिए, कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि ये 3 भाग जो हैं, उन्नायक यानी कि प्रमोटर नाम से समझ में आता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, स्टार्ट करना, उसके लिए काम आता है। अभी मैं आपको डीएनए में दिखाऊंगा ये भाग कहाँ पर होते हैं। दूसरा है संरचनात्मक जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब होता है डीएनए का वो भाग जिसके अंदर प्रोटीन बनने के लिए कोड्स होते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक जीन। तीसरा है समापक, टर्मिनेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे आपने कोडिंग करके मैसेंजर आरएनए बना लिया है तो अब समापन हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। तो डीएनए में ही एक भाग यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डीएनए में एक भाग है जिसे हम कह दे रहे हैं प्रमोटर। ठीक है, ये प्रमोटर हो गया, और बीच का भाग जिसके अंदर कोड है वो हो गया आपका संरचनात्मक जीन, और लास्ट में वो भाग जहाँ पर कोड्स नहीं हैं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, कोडिंग हो चुकी है, मैसेंजर आरएनए बन चुका है, उसे हम कह देंगे समापक यानी टर्मिनेटर। ठीक है, तो आइए एक चित्र के माध्यम से इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं कि अनुलेखन इकाई के ये 3 भाग कहाँ पर होते हैं और इनका क्या काम होता है। देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, चित्र में कंफ्यूज मत करिएगा, ये डीएनए जो है हमने इसे सिर्फ तिरछा किया हुआ है। ओके, ये 3 to 5 प्राइम, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम, ये डीएनए जो है, इस डीएनए को हमने इस तरह से तिरछा किया हुआ है। तो उसको तिरछा करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया 3 प्राइम to 5 प्राइम जो होता है टेम्पलेट स्टैंड होता है, और 5 प्राइम to 3 प्राइम की दिशा में क्या होता है? हमेशा कोडिंग स्टैंड होता है। तो हम बात कर रहे थे जो 3 इकाइयाँ होती हैं, अनुलेखन इकाई के जो 3 भाग होते हैं, यानी कि प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और समापक, वो डीएनए में कहाँ पर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको प्रमोटर, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये है प्रमोटर। प्रमोटर यानी कि उन्नायक, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसकी जस्ट लोकेशन समझ लीजिए कि ये प्रमोटर दरअसल होता क्या है। ठीक है, प्रमोटर देखिए कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ एक क्या है, जो क्षार होते हैं उनका एक क्रम है। ठीक है, प्रमोटर एक डीएनए का एक ऐसा रीजन है, यानी कि मान लीजिए अगर ये प्रमोटर है तो ये डीएनए का एक ऐसा इलाका है जिसमें क्षार अनुक्रम है। अब किस तरह के क्षार अनुक्रम है? देखिए, जो ये आपको दिख रहा होगा TATAAT, इसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये एक विशेष प्रकार के कोड्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग के काम आते हैं। टाटा बॉक्स इसे बोला जाता है, प्रमोटर यानी कि उन्नायक। तो जहाँ पर इस तरह के कोड्स होंगे TATAAT या जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं, वो रीजन डीएनए में प्रमोटर यानी कि उन्नायक कहा जाएगा। ठीक है, और जो प्रमोटर जो होगा वहीं से प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, यानी कि आरएनए बनने की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरी बात, जो टर्मिनेटर होता है वो आप देख सकते हैं, टर्मिनेटर यानी कि समापक जो है वो लास्ट कोने पर है। ठीक है, डीएनए के अंतिम कोने पर है, यानी कि जितने भाग का अनुलेखन होना है उसके अंतिम छोर पर टर्मिनेटर होगा। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि कोड्स जो हैं उसका आरएनए बन जाएगा, तो टर्मिनेटर यानी कि समापक उसका समापन कर देगा। ये भी हम आगे देखेंगे कैसे होता है। अब आप देखिए बीच का भाग, ये जो पूरा स्ट्रक्चरल जीन मैं कह रहा हूँ, संरचनात्मक जीन जिसे हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? ये वो भाग है डीएनए का। फॉर एग्जांपल, अगर इतना भाग है तो डीएनए का वो भाग जहाँ पर कोड्स हैं मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये प्रक्रिया किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, ताकि बाद में हम लोग उससे प्रोटीन बना सकें। तो संरचनात्मक जीन ही वो हिस्सा है डीएनए का जिसके अंदर आपको ऐसे कोड्स मिलेंगे जिसमें
जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। यानी कि उन्नायक प्रमोटर क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, संरचनात्मक जीन की कोडिंग होगी, टर्मिनेटर उसको समाप्त कर देगा। ठीक है। अब जो है जो ये प्रमोटर होता है, इसके संबंध में आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा। जो प्रमोटर होता है, देखिए प्रमोटर जो देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। प्रोकैरियोट यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं थी, जो बैक्टीरिया वगैरह की कोशिका होती हैं, तो उसमें जो ये प्रमोटर होता है ये 6 बेस पेयर का होता है। उसमें यानी कि 6 बेस पेयर होंगे। अगर किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रमोटर है तो उसमें 6 बेस पेयर होंगे, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमोटर है, यानी कि अगर यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें जो प्रमोटर यानी कि उन्नायक होगा उसमें 7 बेस पेयर होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो टाटा बॉक्स होगा, यानी कि जो प्रमोटर का, देखिए टीए बॉक्स जो है ये प्रमोटर का पार्ट है। ठीक है। प्रमोटर का पार्ट है का मतलब प्रमोटर इन्हीं कोड से मिलकर के प्रमोटर बना हुआ है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव हैं उनमें 6 बेस पेयर होते हैं। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 बेस पेयर नहीं, 6 बेस। और यूकैरियोट जो होंगे वहाँ पर 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के प्रमोटर में। ओके। चलिए अब एक और चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी यानी कि आपकी बुक में जो डायग्राम इस स्ट्रक्चर से संबंधित दिया गया है, मेरे डायग्राम से हट के, उस डायग्राम को भी आप एक बार देख लीजिए। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में मैंने कहा था टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। 3 प्राइम देख लीजिए, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये लिखा हुआ है टेम्पलेट रज्जू, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में कोडिंग स्ट्रैंड होता है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। तो वहाँ पर जो है कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि 3 चीज़ें बताई गई हैं कि जो अनुलेखन इकाई होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्रमोटर, यानी कि उन्नायक, जिसे हम प्रमोटर कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं प्रमोटर आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि अगर ये पूरा डीएनए है तो डीएनए का इतना भाग जो इन्होंने रेड किया हुआ है वो क्या कहलाता है, उन्नायक कहलाता है। बीच का भाग देखिए, ये संरचनात्मक जीन, ये देखिए बीच का भाग जो कि समापक और उन्नायक के बीच में है उसे हम संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और तीसरा यानी कि अंतिम भाग जो समापक यानी कि टर्मिनेटर कहलाता है। ओके। तो तीनों चीज़ें आपको इस इमेज में साफ दिखाई दे रही होंगी। आप अब एग्जाम में अपने हिसाब से जो एक डायग्राम आप बनाना चाहें, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, आप उसे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ समझने से है कि चीज़ें आपकी समझ में कितनी आई है। तो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर आपने देख लिया। अब एक एक करके हम ऐसा करते हैं, इसी चित्र को देखते हुए समझते हैं कि प्रोमोटर आखिर क्या होता है, संरचनात्मक जीन आखिर क्या होती है, और टर्मिनेटर आखिर किस काम आता है। चलिए तो चलिए बात करते हैं प्रमोटर की। देखिए प्रमोटर यानी कि जिसे उन्नायक भी कहा जाता है, प्रमोटर यानी कि उन्नायक जो है वो अनुलेखन की प्रक्रिया इसी उन्नायक से स्टार्ट होती है। ओके। अनुलेखन की प्रक्रिया इसी उन्नायक से शुरू होती है। चलिए तो प्रोमोटर का काम क्या है, आपको नाम से समझ में आता है कि ये प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनुलेखन आरंभ स्थान, यानी कि यहीं पर से अनुलेखन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू तो यहाँ से हो जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये होता कहाँ पर है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर कहाँ पर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला, कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला उसके 5 प्राइम सिरे पर है। ठीक है, ध्यान दीजिए कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर है। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके 5 प्राइम सिरे पर है। और स्ट्रक्चरल जीन के जो अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3 प्राइम सिरे पर ये होता है। अब सवाल उठता है प्रमोटर आखिर होता क्या है। तो प्रमोटर कुछ नहीं है, जैसे अगर डीएनए का कोई भी पार्ट आप लेंगे, ये फॉर एग्जांपल एक डीएनए है तो इसमें कुछ कोड्स होते हैं, तो इस कोड में इतना सा भाग, फॉर एग्जांपल इतना सा भाग आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रमोटर। तो यहाँ पर भी तो कोड्स ही हैं, तो इसका मतलब प्रमोटर कुछ नहीं, बस 4 अनुक्रम है इसके अंदर भी, ए टी टी ए टी। ठीक है, इस तरह से उन्नायक भी क्या है, 4 अनुक्रम होते हैं। ये कुछ नहीं है, डीएनए का ही एक पार्ट है, बस जीन से पहले का भाग है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर प्रोटीन है वो जीन है, संरचनात्मक जीन। तो इस जीन से पहले का भाग क्या है, उन्नायक यानी कि प्रमोटर है।
ओके, सिंपल समझ में आ रहा है आपको। देखिए संरचनात्मक जीन के बाद आपका समापक है, संरचनात्मक जीन से पहले उन्नायक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर क्षार अनुक्रम होता है जहाँ पर से अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यह कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर होता है और ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर होगा। यह जीन से पहले का भाग है, साफ दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक जीन से पहले का भाग है। प्रमोट नाम से समझ में आएगा आपके प्रगति करना, उन्नति करना, ठीक है, ये शुरू करने वाला काम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो जगह होती है उन्नायक वाली, यहाँ पर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो इस प्रक्रिया को शुरू करने का काम करते हैं, तभी इस भाग को प्रमोटर कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्रमोटर रीजन पर ही एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। फॉर एग्जांपल ये वो एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम इसमें काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहीं पर अटैच होगा, कहाँ पर, प्रमोटर वाले रीजन पर, जो ये प्रमोटर वाला इलाका है, यहीं पर आकर के एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आता है। देखिए आपने जब इससे पहले डीएनए के बारे में पढ़ा था तो आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो हम उसमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि ये प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है और ये टर्मिनेटर क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी हम जान लेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान देना है कि जब हम प्रमोटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रमोटर ही वो स्थान है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, बिना इसके आरएनए का निर्माण होना संभव नहीं है। ओके, और ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रमोटर, हमने देख लिया। अब दूसरा आता है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यह डीएनए का वो भाग है जिसके अंदर प्रोटीन के कोड्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यही वो जीन है जिसके प्रोटीन बनने हैं, यानी कि इतना भाग, ठीक है, यही वो जीन है जिसका बाद में फाइनली मैसेंजर आरएनए बनेगा और उससे फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोटीन। यानी कि इतने भाग के प्रोटीन बनने हैं, इसीलिए इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं या संरचनात्मक जीन कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, यही होता है स्ट्रक्चरल जीन। और तो पहले आपने उन्नायक के बारे में देखा, फिर संरचनात्मक जीन। अब हम देखेंगे कि समापक, यानी कि ये जो टर्मिनेटर जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टर्मिनेटर के बारे में भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम सिरे पर जुड़ा हुआ है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3 प्राइम सिरे पर ये समापक जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंपली समापक के बारे में आप ये बता सकते हैं कि यह अनुलेखन की, यह वह स्थान है डीएनए का, समापक डीएनए का वह स्थान है जहाँ पर अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब क्यों समाप्त हो जाती है, इस स्थान पर देखिए ये भी तो डीएनए का पार्ट है, तो इसका मतलब इसमें भी कोड्स होंगे, इसमें भी बेस होंगे, कुछ भी बेस हो सकते हैं। तो उस स्थान पर कुछ ऐसे क्षार अनुक्रम पाए जाएंगे या ऐसे बेसिस पाए जाएंगे जो कि इस अनुलेखन की प्रक्रिया को, जो यहाँ से चली आ रही थी, उस अनुलेखन की प्रक्रिया को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम समापक या टर्मिनेटर रखा गया है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में और अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में हमने क्या देख लिया कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया जहाँ पर होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। प्रमोटर रीजन के बारे में आपने देखा, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में आपने देखा जिसकी कोडिंग होनी है, और समापक के बारे में आपने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में आरएनए पॉलीमरेज और आगे की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरी अनुलेखन प्रक्रिया का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। चलिए रिवाइज कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।